दुनिया दे नाल उन्हां वास्ता की रखना, जहर दा प्याला जिन्ना प्रेम पिछे चखना। होना झूठी दुनिया च मन नू फसाउणा की, अगे नू वधा के पैर पिछे नू हटाउणा की। बन के धन सतगुरु तेरे आसरा देवीलाल जी, आज सुबह सुबह कैसे? आइए 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 बैठिए। शाह साहब, जब से सेम जी ने ये बात बताई है ना, मैं तो सोच सोच के ही परेशान हूँ। इतना सब कुछ हो गया और अपने को कुछ पता ही नहीं चला। देवीलाल जी, लगता है कृपा कहीं अटकी हुई है। शाह साहब, मामला इतना गंभीर है और आपको मजाक सूझ रही है। कोई बात नहीं, गोयल साहब को बुलाया है, कृपा लेके आते ही होंगे। राजमणि जी, अरे देवीलाल जी अपने आए हुए हैं और गोयल साहब भी आ रहे हैं, जरा चाय नाश्ता लगाइए। आइए आइए गोयल साहब, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गोयल साहब, लगता है कृपा ले आए आप। ये धर्मेंद्र सिंह जी हैं, अलीगढ़ से, पुराने मित्र हैं हमारे, और अपने वाले विषय पे ये काफ़ी उन्होंने सर्च किया तो आपको ये कुछ बताना चाहते हैं। हाँ धर्मेंद्र जी, बताइए क्या कह रहे थे आप? झा साहब, इसमें हमलावरों की गिरफ्तारी संदिग्ध है, जैसी दिखाई गई है वैसी है नहीं। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? हाँ झा साहब, ये अखबार में ये देखिए, ये पत्रकार वाली जो खबर है, आप इसे पढ़ें, ये वाली दैनिक ट्रिब्यून की खबर है ना जी। पत्रकार को गोली मारकर घायल किया। सिरसा, स्थानीय दैनिक पूरा सच के संस्थापक तथा दैनिक हिंदुस्तान के संवाददाता रामचंद्र छत्रपति को कुछ लोग आज रात यहां उनके घर पर गोलियां मारकर घायल कर गए। उन्हें गंभीर हालत में रोहतक मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। 2 हमलावरों को पुलिस ने लोगों की मदद से पकड़ लिया। इसमें क्या खास बात है धर्मेंद्र जी? खास बात है इसमें झा साहब तारीख। इसमें तारीख तो 25 अक्टूबर 2002 है। हाँ जी, जैसा कि अभी आपने खबर पढ़ी, इसमें 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये अखबार 24 तारीख की रात को लगभग 10 बजे के आसपास छपा है। तो 10 बजे से पहले दोनों जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, और जो पत्रकार हैं छत्रपति, उनको पीजीआई रेफर भी कर दिया गया है। और पुलिस दिखा रही है कि एक हमलावर को 26 तारीख को गिरफ्तार किया है। गोयल साहब, ये तो सचमुच आप कृपा ले आए। देवीलाल जी, ये पढ़िए इस खबर को। धर्मेंद्र जी, ये काफी तो नहीं होगा ये साबित करने के लिए? ये देखिए, आप इसे पढ़ें, यहाँ से शुरू कीजिए। ये पूरा सच का अखबार है, ये 25 अक्टूबर का। दूसरी ओर छत्रपति पर हुए हमले के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने डबल रेलवे फाटक के पास से हमले में शामिल एक और युवक को पकड़ लिया। दोनों युवकों को नगर थाना ले जाया गया, जहां उनकी पहचान पंजाब के फरीदकोट निवासी कुलदीप सिंह पुत्र दर्शन सिंह व निर्मल सिंह पुत्र बिशन सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने उसके पास से एक रिवॉल्वर, मोबाइल फोन व 3 कापे बरामद किए हैं। नगर पुलिस ने रामचंद्र छत्रपति के पुत्र आरिदमन के बयान पर भादक की धारा 307/34 व शस्त्र अधिनियम की धारा कुछ कटा हुआ है इसमें 21, 27, 54, 59 के तहत कुलदीप और निर्मल के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। अभियुक्त कुलदीप सिंह को आज अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी एस नारंग की अदालत में पेश किया गया।
ये तो काफी रहेगा झा साहब। गोयल साहब, कृपा तो मूसलाधार बरस रही है। झा साहब इसे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि ये खबर छपी हुई है, तो इस अखबार के जो पत्रकारों ने कोर्ट में बयान दिया है कि ये जानकारी हमें सिटी पुलिस थाने से प्राप्त हुई है और इसमें जो गिरफ्तारी है 24 तारीख की दिखा रखी है दोनों अभियुक्तों की, जो हमलावर हैं। और जो इसमें हमलावर उनकी गिरफ्तारी इसकी 24 तारीख की दिखा रखी है, वो भी शाम को 9 बजे के आसपास ही हुई है। ठीक, उस हिसाब से ये जो पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट दिखाई जा रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि एक अभियुक्त को हमने 26 तारीख को गिरफ्तार किया। तो ये जो पत्रकार हैं जिन्होंने ये 24 तारीख को खबर चलाई है, वो क्या कोई अंतर्यामी थे कि उन्हें एक दिन पहले ही ये पता चल था कि किसके जो गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति है 26 तारीख को, उसका नाम क्या है, पता क्या है, उसके पास से क्या क्या बरामद होगा? लीजिए चाय लीजिए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस ने 24 अक्टूबर को कुलदीप के पास से कुछ भी बरामद नहीं किया और 26 अक्टूबर को निर्मल के पास से एक रिवॉल्वर, 7 जिंदा कारतूस, 5 खौल, 1 खुकरी, 1 तलवार, 1 चाकू और चाबियों के 2 गुच्छे, 1 इंची टेप, मोबाइल फोन, बाकी टाकी, गाड़ी के कागज, 1 क्रीम और इनो का पैकेट बरामद किया। इसका मतलब कुलदीप और निर्मल के गिरफ्तारी के वक्त वॉकी टॉकी, कारतूस और खोखे हो मिले ही नहीं। हो सकता है निर्मल ने खोल वो फेंक दिए हो। ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास ये हो ही ना। धर्मेंद्र जी, आपको कुछ और भी गलत लगा? अभी तो इस केस में बहुत गड़बड़ है झा साहब। इसमें जो सब इंस्पेक्टर है उनका कहना है कि हमें ऐसी जानकारी मिली कि निर्मल जो घटना में सामान जो इस्तेमाल किया गया था उसको वापस करने डेरा आएगा 26 अक्टूबर को। तो पुलिस ने एक नाकाबंदी की, जैसे डेरा से पहले, उससे पहले कल्याण नगर एक कॉलोनी है वहाँ पे, उससे आगे पुलिस ने नाकाबंदी की कि वो डेरा पहुँचे उससे पहले ही हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। और तब वहाँ पर निर्मल आया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। तब पूछताछ हुई, उस पूछताछ में निर्मल ने बताया कि कुछ सामान तो मैंने कल्याण नगर कॉलोनी में छुपा दिया, कुछ डेरा के सामने घर है कृष्ण का, मैं वहाँ पर छुपाया आया हूँ। और जो पुलिस ने जैसा कि उसमें सामान दिखाया कि उस जो पुलिस की ज़रूरत का सामान था वो सारा सामान वो निर्मल वहाँ लेकर के आ गया। अब सोचने वाली बात यह है कि घटना में इस्तेमाल जो रिवॉल्वर था, फिर छुपाएगा तो निर्मल उसे छुपाता और सारा सामान भी छुपा सकता था, लेकिन जो पुलिस की ज़रूरत थी वही सामान लेकर के क्यों आया? कार से आया, पहले उसमें स्कूटर दिखा रखा है लेकिन वो कार से आया। तो इसमें कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि कहानी है एक तरीके से फर्जी सब। अरे अरे आप लोग बैठिए बैठिए बैठिए। मोबाइल और रिवॉल्वर के जरिए इस केस को डेरे से नहीं जोड़ा जा सकता था और वॉकी टॉकी के जरिए, जो लाइसेंसी डेरे की वॉकी टॉकी के जरिए इसको डेरे से कनेक्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि डेरे मैनेजमेंट की तरफ से कोई तो एक ऐसा था जो पूज्य पिताजी को फंसाने के लिए पुलिस की मदद कर रहा था। अच्छा धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि जो वॉकी टॉकी है उसमें कोई उंगलियों के निशान वगैरह मिले हैं क्या? उसकी कोई रिपोर्ट है? ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अब देवीलाल जी, आप ये कह सकते हो कि निर्मल ने जो खोखे हैं वो फेंक दिए थे,
अगर कुलदीप और निर्मल ने गोली नहीं चलाई तो छत्रपति जी के बॉडी से गोली कैसे बरामद हुई? अगर पुलिस गिरफ्तारी और वारदात का ब्यौरा फर्जी रिपोर्ट बना के दे सकती है तो फोरेंसिक रिपोर्ट वाले भी तो फर्जी सामान उपलब्ध तो नहीं करा सकते। मैं गोयल जी के जवाब से सहमत हूं, क्योंकि जहाँ साहब कोर्ट में एक बात बार बार आई है कि जो घटना में जो सामान की बरामद किया गया है जगह जगह से, उसकी जो सील है वो बार बार बदली हुई पाई गई। ठीक है जहाँ साहब, काफी समय हो गया, इजाजत दें। हेलो डॉक्टर साहब, धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जहाँ साहब, मुझे लगता है कि कृपा आने लगी है। सच में? जी जी, सैम जी को कहकर आप एक मीटिंग अरेंज कीजिए, मेरे पास कुछ स्पेशल है। चलिए ठीक है, फिर सैम जी से बात करके एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। बिल्कुल, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बन के पर में फिर दिल नू डुलाउणा की, अगे नू वधा के पैर पिछे नू हटाउणा की, बन के पर में। Good morning all. I welcome you all for the discussion of medical record analysis of रामचंद्र छत्रपति। जैसे कि सैम जी ने एक इनिशिएटिव लिया था रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस, उनके असल पहलू क्या हैं, उनके असल कारण क्या हैं, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो ये मेडिकल रिकॉर्ड एनालिसिस आप देख रहे हैं। रामचंद्र छत्रपति जी 24 अक्टूबर 2002 को इंजर्ड होते हैं एंड ही डाइड ऑन 21 नवंबर 2002। तो ये सिविल हॉस्पिटल में उनको घायल अवस्था में लाया जाता है। दिस इज़ द इंजरी मार्क्स 1 2 3 4 बुलेट्स और स्केल एज पर द पोस्टमार्टम रिपोर्ट एनालिसिस। दिस स्केल हैज़ बीन देयर, जो बता रहा है कि जो बंदूक की गोलियां हैं उनमें आपस में कितने डिस्टेंस पे वो चली। तो इसमें आप देख रहे हैं 2 गोलियां उनकी पीठ पे लगती हैं और 2 गोलियां उनके कमर से नीचे लगती हैं, और जो चौथी बुलेट है वो अब्रेड होती है, उसको पियर्स नहीं होती है। तो ये आप देख रहे हैं कि सिविल अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक चारों जख्म गोली से हुए एंड देयर वाज द चेंज इन द स्किन कलर, सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ कलर ऑफ अब्रेजन देयर। देन 1-1.5 घंटे पेशेंट हॉस्पिटल में स्टे करता है और इस दौरान हिज वाइटल्स आर नॉर्मल एंड patient is well oriented to time, place and person. So we can say that there was no significant bleeding in the body. The treating doctors, they found the gunshot injuries only and there was no any other injury present. Necessary facilities nahi thi, so is wajah se patient was referred to the PGI Rohtak without any life support systems as per the records. तो ये हमने देखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। यहाँ पे हम देख रहे हैं डॉक्टर वीरेश भूषण कि मरीज जो मरीज है वो होश में है, उसके वाइटल्स नॉर्मल हैं, तो उनको अस्पताल से भेजा जाता है पीजीआई रोहतक एम्बुलेंस में। और पेशेंट जब सब कुछ ठीक है तो डॉक्टर वीरेश भूषण को साथ में क्यों भेजा गया, तो ये एक सस्पिशन जनरेट करता है हमारे माइंड में कि क्या ये कोई वीआईपी ट्रीटमेंट है या ये सिविल हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट का कंटिन्यूएशन चल रहा था एम्बुलेंस में, जो कि रिकॉर्ड्स पे नहीं है। तो अगर वो कंटिन्यूएशन ट्रीटमेंट का चल रहा है तो वो क्या है। 8:15 बजे MLR बनाई जाती है पेशेंट की और पेशेंट रोहतक में हम आ जाते हैं, पीजीआई रोहतक पेशेंट आ जाता है। तो हेयर यू कैन सी द 3 स्लिप्स जो वहाँ पे डॉक्टर्स ने बनाई
OPD स्लिप, इन्वेस्टिगेशन स्लिप, IPD स्लिप। इसमें जो खास बात देखनी है वो ये है कि इन तीनों स्लिप्स पे एक चीज़ मेंशन है कि MLR नॉट रिसीव। दिस इज़ वेरी एस्टॉनिशिंग। बिना MLR के ट्रीटमेंट करना सबूत को मिटाना होता है। बिना MLR के वहाँ पे अगर डॉक्टर ट्रीट कर रहा है तो वो पुराने जो कोई उसका सबूत एविडेंस है उसको मिटा रहा है। सो हेयर इन द 3 स्लिप्स यू आर सेइंग द वन कॉमन पॉइंट, द MLR नॉट रिसीव। MLR एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मेडिको लीगल रिपोर्ट इसे कहा जाता है। इसके बिना डॉक्टर पेशेंट का इलाज शुरू कर ही नहीं सकता। MLR का मतलब है कि एविडेंस को रिकॉर्ड पर लाना, और बिना MLR के ट्रीटमेंट करना मतलब सबूत को मिटाना। एक्सक्यूज मी सर, इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि जो डॉक्टर वीरेश भूषण को वहाँ पर भेजा गया उसका ये मतलब था कि वो MLR वहाँ पे उसकी एब्सेंस को क्लैरिफिकेशन दे सके? नहीं अशोक जी, डॉक्टर्स आर ऑल्सो बाउंड बाय द लॉ। दे ऑल्सो नो दैट कि उनका कोई ना कोई मिस यूज़ हो सकता है। दिस इज़ नॉट अ यूजुअल प्रोसेस। MLR के बिना इलाज करना डॉक्टर्स को भी नज़र आ रहा था, कहीं ना कहीं पे वो सरकारी दबाव में थे, इसलिए उन्होंने अपने बचाव में हर जगह ये मेंशन किया है कि MLR नॉट रिसीव। वैसे भी PGI जैसे अस्पतालों के 24 घंटे पुलिस होती है, वो नई MLR बना सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और इलाज करते रहे। डॉक्टर वीरेश भूषण PGI के डॉक्टर्स के लिए नहीं बल्कि PGI के मैनेजमेंट के लिए भेजे गए थे। शायद उन्होंने PGI मैनेजमेंट की किसी से बात करवाई ताकि बिना MLR के ट्रीटमेंट स्टार्ट कराई जाए। डॉक्टर साहब, बाकी बात तो छोड़िए, PGI में MLR क्यों नहीं भेजी गई? अब MLR भी फर्जी है। एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन दिनों PGI के डायरेक्टर की पोस्ट खाली थी। मतलब PGI रोहतक का कंट्रोल DC के हाथ में था, तो PGI के डॉक्टरों पर बनाया जाने वाला जो दबाव था वो सरकारी था। गड़बड़ MLR में नहीं, MLR के साथ हुए एक्सरे की रिपोर्ट से शुरू होती है। सिविल हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर DL सिंह ने गवाही जो कोर्ट में दी है उस पर कहीं पे भी इस रिकॉर्ड का जिक्र नहीं है। इनफैक्ट ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये किसी कॉपी पे उसको लिखा गया और बाद में इसको अटेस्ट करके मेन रिकॉर्ड्स के साथ जोड़ा गया। एज यू कैन अप्रिशिएट हेयर, आप देख रहे हैं कि एक कॉपी के कागज़ के ऊपर इस रिपोर्ट को लिखा गया और बाद में उसे टेस्ट करके रिपोर्ट के साथ जोड़ा गया। वारदात 2002 में हुई और ये अटेस्टेशन की आप डेट देख पा रहे हैं वो 2007 में। इस रिपोर्ट में जो डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 बुलेट्स लगी हैं और एक बुलेट जो है उसने लंग को पंक्चर किया है, और जो दूसरी बुलेट है वो 11 और 12 रीढ़ की हड्डी के 11 और 12वां मणके के पास में है। दिस इज एन एक्सक्लूसिव इमेज ऑफ एन एक्सरे फिल्म जो सिविल हॉस्पिटल ने कोर्ट के रिकॉर्ड्स में थी। दिस एक्सरे इज सो पुअर इन इट्स डिटेल्स, जो आप अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। इसमें एक ही एक्सरे को आगे और पीछे से तस्वीर दी गई है। एक्सरे में कहीं पर भी पेशेंट का कोई डिटेल मेंशन नहीं है। बुलेट्स जो हैं उसकी भी डिटेल्स बहुत ज़्यादा धुंधली नज़र आ रही है। सो इस रिकॉर्ड से हमको ये भी नहीं पता लग रहा है कि वेयर इज़ द एपेक्स ऑफ हार्ट, एंड फॉरगेट अबाउट द डिटेल्स ऑफ द रिब्स और वर्टिब्रा। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो हम देख पा रहे हैं 2 बुलेट्स नज़र आ रही हैं जिसमें आप 2 गोलियाँ सेम लेवल पर देख रहे हैं। MLR के मुताबिक इनमें 18 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। 1 नंबर गोली और 2 नंबर गोली और 3 नंबर गोली जो आप देख रहे हैं, इसमें कौन सी गोली जो है वो एपेक्स ऑफ द हार्ट पर पहुंची। सो कहने का मतलब, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड पे, कलर पिक्चर में आप देखें कि द फाइनल पोजीशन ऑफ द बुलेट इज समवेयर हेयर। सो हमने ये समझना है कि पहली बुलेट पहुंचती है इस फाइनल पोजीशन पर कि तीसरी नंबर बुलेट जो है वो अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंचती है। क्योंकि सारी की सारी बुलेट्स जो हैं वो राइट साइड पे लगी हैं, तो इस जगह पर अगर बुलेट पहुंच रही है वो
कैसे पहुंचे और वो किन किन अंगों को नुकसान पहुंचाकर यहाँ तक पहुंचे, तो ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, इसमें आप ये समझने की कोशिश करें कि वो कौन से अंग हैं जिनको नुकसान पहुंचाकर जो बुलेट है वो एपेक्स ऑफ द हार्ट पर पहुंची। तो आप पहला डायग्राम देख रहे हैं जिसमें एक छतरी नुमा आप एक अंग देख रहे हैं, इसको डायफ्राम कहा जाता है। ये थोरैक्स को, छाती को और पेट के अंगों को अलग रखता है। अगर इसके आसपास हड्डियां चढ़ा दी जाएं तो ये कुछ ऐसे नज़र आएगा और बुलेट की पोजीशन कुछ इस तरह से हम मान सकते हैं। और इसी पे अगर चमड़ी चढ़ा दी जाए तो ये पोजीशन कुछ इस तरह से बन जाती है। अब डायफ्राम जो है इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर इसमें हल्का सा भी छेद हो जाए तो एक बहुत बड़ी इमरजेंसी के रूप में साबित होता है। सो ये एक फ्रंट व्यू है और क्लोजअप व्यू है जिसमें आप पोजीशन ऑफ बुलेट को देख पा रहे हैं। तो जैसे कि इस बुलेट, इसमें डायग्राम में आप देख रहे हैं, इफ़ यू एज्यूम, अगर आप ये सोचें कि पहली बुलेट यहाँ पहुँचती है या तीसरी बुलेट यहाँ पहुँचती है, तो वो कौन कौन से अंग हैं जिनको वो छेद करके यहाँ पे पहुँचती है। अगर तो वो पहली बुलेट है तो वो अपने रास्ते में राइट लंग को, लेफ्ट लंग को और इनफैक्ट हार्ट को भी पियर्स करके यहाँ पे पहुँची। और अगर तीसरी बुलेट यहाँ पे पहुँचती है तो वो पेट में जो हमारे अंग हैं उसको, डायफ्राम को पंक्चर करती हुई फिर वो यहाँ पे पहुँचती है। दोनों ही सिचुएशंस में पेशेंट विल कोलैप्स विद इन मिनट्स, जबकि रिकॉर्ड्स में उसके सारे वाइटल्स नॉर्मल हैं। पेशेंट एम्बुलेंस से पीजे रोहतक के 4 घंटे के सफ़र को बिना किसी लाइफ सेविंग इक्विपमेंट के वो सर्वाइव कर रहा है, बात कर रहा है और वहाँ पे वो पहुँच रहा है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट समझिए, एक्सरे 2 डायमेंशनल होता है। इसमें एक्सरे का जो आप देख रहे हैं प्लेन जो है वो आगे है, पीछे है। इसमें 2 डायमेंशनल एक्सरे में हमें फाइनल पोजीशन ऑफ बुलेट नहीं पता चल सकता। इसे इस तरह से समझिए कि आप एक सेजाइटल प्लेन एज्यूम कर लें। इस सेजाइटल प्लेन में बुलेट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। 2 डायमेंशनल एक्सरे फ्रंटल व्यू में वो गोली एपेक्स ऑफ हार्ट पर ही नजर आएगी। मतलब 2 डायमेंशनल एक्सरे में हम फाइनल पोजीशन ऑफ बुलेट नहीं बता सकते। अब इस एक्सरे को देखिए, इसमें 2 व्यूज़ हैं एक्सरे के, एक लेटरल व्यू है और एक फ्रंटल व्यू है। लेटरल व्यू में आपको एक गोली सुपरफिशियल नज़र आ रही है और दूसरी गोली 1 इंच अंदर नज़र आ रही है। फ्रंटल व्यू में वही गोली एपेक्स ऑफ दी हार्ट पे नज़र आ रही है, जबकि ये दोनों एक्सरे पीजे रोहतक के हैं। कमिंग बैक टू प्रीवियस स्लाइड, जो लेटरल व्यू में बुलेट कमर के पास 1 इंच दिखाई गई, वो यहाँ पे आपको 5-6 इंच एपेक्स ऑफ दी हार्ट पे नज़र आ रही है। जो एक्सरे में दिखाई गई जो बुलेट है वो एक्चुअली में बाहर है, जिसे एपेक्स ऑफ दी हार्ट पे शो किया गया है। चूँकि सीबीआई ये बात अच्छी तरह जानती है कि अदालत में एमएलआर के साथ हुए एक्सरे रिपोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो उन्होंने सिरसा सिविल हॉस्पिटल सिरसा की रिपोर्ट को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ मैच तो कर दिया, लेकिन वो ये एनालिसिस करना भूल गए कि बुलेट के रास्ते में आने वाले अंगों को नुकसान पहुंचाए बिना वो बुलेट एपेक्स ऑफ हार्ट पर कैसे पहुंची। एंड आई एम वेरी मच श्योर अबाउट वन थिंग कि जो लेफ्ट लंग से गोली मिली है वो कुलदीप और निर्मल ने नहीं चलाई थी। अर्थात रामचंद्र छत्रपति जी की हत्या का रहस्य इस बात पे छिपा है कि उनके फेफड़े में गोली पहुंची तो पहुंची कैसे। इसका मतलब रामचंद्र छत्रपति का कातिल कोई और है और वो आजाद घूम रहा है। अनडाउटेडली। लेट्स हैव अ ब्रेक, बाकी की डिस्कशन कुछ देर बाद शुरू करते हैं। मुझे तो एक बात समझ में आई है कि गोली बहुत दूर से चली है। एक गोली कमर की स्किन में फंस के रह जाती है और दूसरी गोली अंडरवेयर में फंस के रह जाती है। इसका मतलब तो साफ है कि अंशुल छत्रपति और उसके भाई ने अदालत में झूठा बयान दिया। निर्मल की गिरफ्तारी की कहानी भी फर्जी है। गिरफ्तारी से संबंधित पुलिस वाले और गवाह, इसका मतलब अदालत में झूठा बयान दे रहे हैं। गिरफ्तारी के समय कुलदीप और निर्मल के पास ना तो जिंदा कारतूस थे, ना ही खोल, ना ही वॉकी टॉकी थी और ना ही कार। इसका मतलब ये सब भी प्लांटेड एविडेंस हैं। सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर के अनुसार शरीर में 3 गोलियां होनी चाहिए थी,
लेकिन गोली मिली सिर्फ एक। इसका अर्थ तो ये हुआ सिविल हॉस्पिटल का डॉक्टर भी झूठे बयान दे रहा है। जिस गोली से रामचंद्र छत्रपति जी की मौत हुई, ना ही वह गोली निर्मल और कुलदीप ने चलाई और ना ही वह गोली रामचंद्र छत्रपति जी को कभी लगी। अर्थात रामचंद्र छत्रपति जी की हत्या की साजिश उनके इलाज के दौरान रची गई और वह अस्पताल में ही उसे अंजाम तक पहुंचाया गया। डॉक्टर वीरेश भूषण का सिरसा से एम्बुलेंस में रोहतक तक जाना संभवतः इस साजिश का हिस्सा है। इसमें कोई शक नहीं कि सारे सबूत और गवाह झूठे हैं, लेकिन पूज्य पिताजी को पूर्णतः निर्दोष साबित करने के लिए हमें असली कातिल के खिलाफ सबूत तो चाहिए होंगे ना। वो कहाँ से आएंगे? अरे डॉक्टर साहब, आपकी मुस्कान बता रही है कि आप कुछ जानते हैं। प्लीज बताइए ना। एक बार में ही बता देंगे तो आपका बेसब्री वाला चेहरा कैसे देखेंगे? एनीवेज, जोक्स अपार्ट, अब हमें ये समझना है कि आखिर ये गड़बड़ अस्पताल में कब और कैसे हुई। तो आइए एक बात और समझते हैं। इसे कहते हैं आईपीडी फाइल। क्या होती है आईपीडी फाइल? अस्पताल में जब कोई मरीज आता है तो उसको डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है। जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर ने दिया वो इस फाइल में दर्ज होता है। तो ऐसी ही एक आईपीडी फाइल छत्रपति जी की भी बनी, वो ये वाली एक फाइल है। और मेरा ये एनालिसिस है कि ये जो आईपीडी फाइल है ये मैनिपुलेटेड है। क्यों? क्योंकि जो इसमें लिखा गया वो छत्रपति जी को दिया नहीं गया, और जो छत्रपति जी को दिया गया वो इस फाइल में दर्ज नहीं है। सो लेट अस से छत्रपति जी के शरीर को हम इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। राइट लंग, लेफ्ट लंग, राइट एब्डोमन, लेफ्ट एब्डोमन। एक्सरे के मुताबिक एक गोली यहाँ पे है। हमारी समस्या ये है कि यहाँ पे ये गोली, पहली गोली पहुंची या तीसरे नंबर वाली गोली पहुंची, जबकि दूसरी गोली यहाँ पे। पीजीआई एक्सरे के मुताबिक पेशेंट हैज रिब फ्रैक्चर ऑन लेफ्ट साइड, जबकि ये फ्रैक्चर सिविल हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल और पोस्टमार्टम एनालिसिस में कहीं भी नहीं। दूसरी बात, हम समझते हैं कि फेफड़े की फंक्शनिंग कैसे होती है। तो इसको ऐसे समझिए कि एक लिफाफा है और उस लिफाफे में एक स्पंज है। स्पंज के साथ एक पाइप अटैच्ड है। पाइप के ज़रिए हवा स्पंज में आती है और स्पंज जो है वो उस लिफाफे में फैलता है, और जब वो हवा चली जाती है, निकलती है, तो वो स्पंज जो है उस लिफाफे में सिकुड़ता है। तो स्पंज और लिफाफे के बीच में अगर हवा या पानी आ जाए तो स्पंज को फैलने की जगह नहीं मिलेगी। सो ऐसी ही सिचुएशन छत्रपति जी के साथ इस फाइल में दिखाई गई। ये दिखाया गया है कि छत्रपति जी के फेफड़े के बाहरी लिफाफे में, फेफड़े और बाहरी लिफाफे के बीच में हवा और ब्लड भर जाता है। तो अपनी इस बात को साबित करने के लिए सिविल हॉस्पिटल सिरसा कहता है कि ये 3 नंबर गोली, ये हम एक लिफाफा बना रहे हैं लंग्स के बाहर। तो सिविल हॉस्पिटल कहता है कि 3 नंबर गोली इस लिफाफे को छेद करके यहाँ पे पहुँचती है। जबकि पीजीआई रोहतक कहता है कि रिब का फ्रैक्चर हुआ, किस वजह से? लंग का कंट्यूजन हुआ, प्लूरल डिफ्यूजन होता है और न्यूमोथोरेक्स होता है। तो सिविल हॉस्पिटल ने ये लिफाफा तो फाड़ दिया, पर उससे पहले जो डायफ्राम है उसको फाड़ना भूल गए।
जबकि पीजीआई ने जो लिफाफा फाड़ा वहां से गोली घुसने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये है पीजीआई रोहतक की सीटी एब्डोमेन की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक डायफ्राम में कोई छेद नहीं हुआ। तो कुल मिला के हमारे पास सिर्फ एक यही रास्ता बचता है जहाँ से छेद हुआ, लिफाफे में छेद हुआ, लेकिन यहाँ से गोली चली नहीं। तो लेफ्ट लंग में गोली प्लांट की गई पॉसिबल। और हैरानीजनक बात यह है, इस फाइल के अकॉर्डिंगली इलाज के 7वें या 8वें दिन ऐसा ही छेद राइट साइड पे भी लिफाफे में हो जाता है, लेकिन इस बार रिब फ्रैक्चर करना वो भूल जाते हैं। और इन दोनों लिफाफों में छेद होने की वजह से छत्रपति जी की तबीयत इलाज के 7वें या 8वें दिन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। डॉक्टर साहब, ये इतनी बड़ी गड़बड़ है, फिर ये साबित कैसे होगा? अपराधी जितना मर्जी शातिर हो, मगर कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। ऐसा ही एक सबूत वो इस फाइल में छोड़ गए हैं। सो कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस, जो ये साबित करता है कि ये फाइल मैनिपुलेटेड है। मरीज के साथ 2 रिकॉर्ड बन रहे होते हैं, एक डॉक्टर का रिकॉर्ड और एक नर्सिंग स्टाफ का रिकॉर्ड। डॉक्टर रिकॉर्ड्स के मुताबिक छत्रपति जी की तबीयत 1 नवंबर 2002 को शाम 4 बजे बिगड़ जाती है, जबकि नर्सिंग रिकॉर्ड के मुताबिक यही तबीयत 2 तारीख को शाम 4 बजे बिगड़ती है। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि जो डॉक्टर का रिकॉर्ड होता है वो दिन में 2 बार अपडेट होता है, जबकि नर्सिंग रिकॉर्ड जो होता है वो दिन में 24 बार अपडेट होता है। तो नर्सिंग रिकॉर्ड जो है इसकी क्रेडिबिलिटी को ज़्यादा माना जाता है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि नर्सिंग रिकॉर्ड में यहाँ पर लिफाफे में छेद हुआ ही नहीं। डॉक्टर साहब, इसका मतलब जो कुछ भी हुआ वो 1 या 2 नवंबर को हुआ, लेकिन यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आई कि वारदात तो हुई, गोली भी चली, छत्रपति जी जख्मी भी हुए। ऐसा तो है नहीं कि निर्मल और कुलदीप अपने घर पे बैठे और गोली अपने आप चल गई, या छत्रपति जी अपने आप घायल हो गए और उनको उठा के अपने आप हॉस्पिटल भी ले गए और उनकी डेथ हो गई। मतलब कुछ तो हुआ है, कुछ वारदात तो हुई है। आप तो कह रहे थे कि एक हमलावर के पास नकली पिस्तौल थी, तो इसका मतलब वो मारने थोड़ी गए थे। सैम जी, मैं बताता हूँ आखिर क्या हुआ। अरे सर बताएं प्लीज। इस प्रकरण में केवल एक ही आदमी सच बोल रहा है, वो है अंशुल छत्रपति। अरे झा साहब, क्या बात कर रहे हो? अरे रुकिए तो सही सैम जी। 24 अक्टूबर को रामचंद्र छत्रपति को गोली भी लगी। 5 फुट की दूरी से निर्मल और कुलदीप ने गोली चलाई भी। छत्रपति जी घायल भी हुए, उनको हॉस्पिटल भी ले जाया गया, उनका इलाज भी हुआ। बस एक ही चीज गड़बड़ है, गोली असली रिवॉल्वर के बजाय नकली रिवॉल्वर से चली। इस सारी नौटंकी नकली गोली को असली बनाने की है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।